हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ, काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल यहाँ पे करवाती हूँ। चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, ऑप्शंस आर चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, ऑर्थर टांसले या फिर अर्नेस्ट हैकल। करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, और ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बीजों को अंकुरित करना बच्चों को सिखाते हैं आप, तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है बच्चों को ये चीज़ सिखाने का? अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या है, एक बार रीड करके बता देते हैं आपको। बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बाने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों में निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 या 4। तो आपको पता होना चाहिए चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। तो क्या क्या होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी सर्च आउट करना चाहिए। सर्च करने से आप चीज़ों को सीख पाते हैं। यहाँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो ये है बिहार में। कौन सा, फिर से दिखा देते हैं आपको, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को या फिर लखनऊ को। तो करेक्ट आंसर होगा नागपुर को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आगे ज़रूर से शेयर कर देना। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दूँ, मेरा खुद का सीटेट कई बार क्लियर है, फर्स्ट भी और पेपर 2 भी। तो आप मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहें। ठीक है, आपको बस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है और अपनी इच्छानुसार, अपनी नीड के हिसाब से टॉपिक को सर्च करके वॉच करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर वन्य जीव सुरक्षा से, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर खेल। ठीक है, तो आपको बता दें क्लर्क बी बेबिन पुरस्कार संबंधित है ए, वन्य जीव सुरक्षा से। लगा लेंगे इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? ए अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, आई रिपीट, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से एनसीएफ से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? ठीक है, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए या फिर अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, पहला होगा। ठीक है, ए, बी और डी। ठीक है, ये इसके करेक्ट उत्तर हैं। तो इसमें ए बी डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में ए बी डी है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन आप फिर से देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ये ऑप्शन हैं इसके।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है कितने प्रतिशत जो है संभावना हो सकती है? 75%, 100%, 50% या फिर 25%। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट 25%। ठीक है। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर किसी पुरुष का रक्त ओ है और स्त्री का ए है और वो दोनों आपस में शादी करते हैं तो उनका जो पहला बच्चा होगा उसका रक्त समूह ओ होने की संभावना है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशो को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि ईशू कहाँ गलत हो गई। ऑप्शन आर, उसको क्या करना है, एक वीक की रिपोर्ट रेडी करनी है, ठीक है, मौसम की। अब देखिए वो कहाँ पे गलत हो गई। ऑप्शंस है, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। बी, वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, यानी कि जब आर्द्रता में कमी होती है तो वर्षा की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टूटता तारा यानी कि उल्का है। क्या है उल्का? एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर क्या है, पूंछ है। इसको आप कर लेंगे एक सिरे पर। डी ऑप्शन है इसमें, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या है? उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा का संकेंद्रित करना, पाठ की आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर डी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, पाठ की आनंदमय, इसको आप को कर लेंगे, पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, ऑप्शन आर, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, या फिर विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो करेक्ट उत्तर होगा इसका ए, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा वर्णन करता है विज्ञान की प्रकृति का, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है डी, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ठीक है, अब एनसीएफ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए एनसीएफ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, मान के चलेंगे मेरी बात को, तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो विज्ञान के बारे में सत्य हैं। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। ठीक है, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। डी, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और करेक्ट उत्तर होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका डी, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। ठीक है, ये विज्ञान
के बारे में एक सत्य ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मकता की कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ऑप्शंस आर अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा अवधारणा मानचित्रण का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। ईवीएस के बाद बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम से पहले, तो बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो कौन सा ऑप्शन है जो आप छोड़ देंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करो, ठीक है, या फिर उनको इन्वाइट करो। ठीक है, किस ऑप्शन को आपको छोड़ना है? ठीक है, बी है यहाँ पर विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। सी लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, पक्षपात तो नहीं करना है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है एज ए टीचर, और अगर हो रहा भी है तो फिर आपको उसको रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। बी यह शिक्षार्थियों को सही उत्तर करने में सही दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, कोई 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर से रीड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आपको बता दूँ, इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इसमें ए वाला भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, अब सारी प्रश्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आकलन क्या है? असेसमेंट। तो क्या आप शामिल करेंगे आकलन में? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। डी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं। तो आकलन में इनमें से क्या शामिल होना चाहिए? बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यही तो आकलन है। देखिए, आकलन जो है वो समय समय पर किया जाता है, बीच बीच में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। प्रदर्शनी आप दिखा रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? ऑप्शन है आपके पास। दृश्य, श्रवण और गति बोधक सीखना, श्रवण और गति बोधक सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, या फिर केवल दृश्य सीखना। तो इसका सही ऑप्शन होगा दृश्य और श्रवण सीखना, क्योंकि आप जब डेमोस्ट्रेट करेंगे तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बच्चों को बताएंगे। जब आप बोलेंगे तो उसमें क्या है, बच्चे सुनेंगे, श्रवण हो रहा है। जब बच्चे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पर दृश्य भी आ गया और श्रवण भी आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है रेशम फाइबर के कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। प्यूपा कोशित या विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है। रेशम कीट के जीवन चक्र से संबंधित ये ऑप्शन है। तो इसमें डी जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो आपको हम बता दें, क्योंकि यह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा या पशु रेशा है। रेशम कीट रेशम की कताई के लिए जिम्मेदार है और इसे रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। रेशम फाइबर का मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। आया समझ क्वेश्चन? फिर से आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है?
ठीक है, 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल या फिर पीयूष। ठीक है, फिर से देख लेंगे ऑप्शन, अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल या फिर पीयूष। तो जो पीयूष है वो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतनय या तनय नहीं होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, धातु अधातुओं से संबंधित ये कथन आपको दिए गए हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। सही उत्तर होगा इसका सभी अधातुएं अतनय या फिर तनय नहीं होती हैं। ठीक है, समझ लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी स्पीशीज, संकटापन्न स्पीशीज या फिर विलुप्त स्पीशीज। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को आप क्या कहेंगे? ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। ठीक है, तो ये थे आज के ईवीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। अगर आप बीएड एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे दूसरे चैनल बीएड टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी और टॉपिक पर कोई और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसमें तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।